इंसर्ट करेंगे, हाउ कैन वी इंट्रोड्यूस आवर डीएनए विद इन दी कॉम्पिटेंट होस्ट। अंडरस्टूड। तो देखो क्लोनिंग वेक्टर यूज करे या ना करे, लेकिन डीएनए को सेल में डालना है, हाउ वी कैन डू दैट, दैट वी हैव टू स्टडी हियर। अंडरस्टूड। तो फर्स्ट मेथड है बाय यूजिंग डाइवैलेंट आयंस like Ca+2। अंडरस्टूड। Ca+2 अगर मीडिया में हम लोग Ca+2 आयंस प्लेंटी अमाउंट ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ऐड करते हैं तो इट विल इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अंडरस्टूड। और फिर हम लोग ये करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको हीट शॉक देंगे। We will provide heat shock। कैसे हीट शॉक देंगे, पहले तो ये डीएनए मॉलिक्यूल विद दिस सेल इसको हम लोग आइस में रख देंगे। आइस में रखने से लगभग 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा। अंडरस्टूड। फिर समथिंग उसके बाद समथिंग अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस, यस 42 डिग्री सेल्सियस के लिए बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग उसको 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। तो 0 डिग्री से 42 डिग्री, इट्स अ ह्यूज रेंज ऑफ टेम्परेचर and that cell is experiencing with its recombinant DNA। Understood? तो recombinant DNA के साथ साथ ये पूरे सेल को भी एक बहुत बड़ा झटका मिलेगा, हीट शॉक मिलेगा। That's why its name is shock। Understood? Again then we will put in colder ice cold, I mean colder ice। Understood? तो फिर से ठंडा हो जाएगा। तो ये जो शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग ने हीट शॉक दिया ना, उसमें ऐसा हो जाएगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल के अंदर चला जाएगा। इट विल एंटर विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। अंडरस्टूड। सो दैट इज हाउ वी कैन यूज डाइवैलेंट आयंस सक्सीडिंग विद हीट शॉक। अंडरस्टूड। दैट इज हाउ वी कैन ऐड आवर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब जो डीएनए हम लोग ने प्लाज्मिड डीएनए के अंदर ऐड कर दिया है। नाउ दैट प्लाज्मिड डीएनए हाउ वी कैन इंट्रोड्यूस दैट प्लाज्मिड डीएनए विद इन द होस्ट सेल, साइटोप्लाज्म में कैसे ले जाए, नहीं तो न्यूक्लियस में कैसे ले जाए। अंडरस्टूड। इफ इट इज क्रोमोसोमल डीएनए पार्ट, नॉट प्लाज्मिड डीएनए, इफ इट इज गोइंग टू इंटीग्रेट विद इन द क्रोमोसोमल डीएनए, देन हाउ वी कैन इंट्रोड्यूस विद इन द न्यूक्लियस। अंडरस्टूड। फिर सेकंड मेथड है माइक्रो इंजेक्शन। ये एनिमल सेल्स के लिए अच्छा प्रोसेस है। इसमें एनिमल सेल्स के लिए माइक्रो इंजेक्शन से अच्छा हम लोग को सक्सीडिंग रेट से रिकॉम्बिनेंट सेल्स बनते हैं, होस्ट सेल्स बिकम रिकॉम्बिनेंट सेल। अंडरस्टूड। wherein this recombinant DNA is directly injected within the nucleus of animal cell using microinjection, ठीक है, माइक्रो सिरिंज। अंडरस्टूड। एक मशीन होता है जिसमें माइक्रोस्कोप से हम लोग देख सकते हैं और हाईली कैलिब्रेटेड टूल होता है, आर्म लाइक टूल इज देयर थ्रू व्हिच वी आर इंजेक्टिंग आवर डीएनए विद इन द न्यूक्लियस ऑफ होस्ट सेल। तो आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हो कि एक सिरिंज है, वो सिरिंज आपके सेल के अंदर, आपके न्यूक्लियस के अंदर उसका टिप एंटर हो रहा है, एंड देन व्हेन यू प्रेस दिस सिरिंज, अगेन जो हम लोग जैसे सिरिंज यूज करते हैं ना, वैसे उस टाइप की सिरिंज नहीं होती है। हम लोग मतलब जो हम लोग हॉस्पिटल में देखते हैं ना, दैट सिरिंज, वो टाइप की सिरिंज नहीं होती। अंडरस्टूड। इसका पूरा सेटअप एकदम पूरा मशीनरी एंड टूल्स एवरीथिंग इज डिफरेंट। दिस इज माइक्रो लेवल, एट माइक्रो लेवल। अंडरस्टूड। सो दैट इज हाउ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। अंडरस्टूड। थर्ड वन इज जीन गन मेथड। इसको बैलिस्टिक मेथड भी बोलते हैं। अंडरस्टूड। जीन गन मेथड भी बोलते हैं। जीन गन मेथड में ऐसा करते हैं, एक गन जैसा एक टूल होता है जिसमें राइट नाउ प्लास्टिक नैनो पार्टिकल्स आर यूज्ड व्हिच इज कोटेड विद डीएनए मॉलिक्यूल, अंडरस्टूड, एंड इट इज bombarded on the living plant tissue. It is bombarded on the living plant tissue, so that with the help of those particles, DNA enters within the cell.
लेकिन इसमें ऑब्वियसली हम लोग बॉम्बार्ड करें तो बहुत सारे सेल्स लाइस भी हो जाएंगे, टूट जाएंगे, डेड हो जाएंगे, और कुछ सेल्स में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, कुछ सेल्स में हमारा डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए विल गेट इंट्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिक नैनो पार्टिकल्स। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि व्हाई वी आर नॉट यूजिंग टंगस्टेन, बिकॉज़ टंगस्टेन इज हार्मफुल फॉर द लिविंग सेल्स। व्हाई वी आर नॉट यूजिंग गोल्ड, गोल्ड यूज करते थे पहले हम लोग, शुरू में गोल्ड यूज करते थे, बट गोल्ड इज एक्सपेंसिव। अंडरस्टूड, गोल्ड मेटल हम लोग जानते हैं, गोल्ड मेटल इज एक्सपेंसिव। अंडरस्टूड, गोल्ड इसलिए यूज करते हैं बिकॉज़ गोल्ड इज हाईली इनर्ट। अगर सेल के अंदर आ गया है तो केमिकली कुछ ज्यादा खास रिएक्शन उसमें नहीं होगी। Understood? That's why gold we were using gold. लेकिन now we are using plastic. You know that plastic is also that much inert to the cells. Understood? हाँ, physically presence उसका रहेगा, but it is almost inert for the cells. तो recombinant DNA उसके साथ enter हो जाएगा plant cell. Understood? So that is how these methods can be used for making the host cell competent to uptake recombinant DNA. To uptake recombinant DNA. Recombinant DNA मतलब जहां पर क्लोनिंग वेक्टर में हमारा डिजायर्ड डीएनए इंटीग्रेट हो चुका है, that is recombinant DNA that already we have changed, which already we have changed। लास्ट क्लास में क्लोनिंग वेक्टर वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे डिजायर्ड डीएनए आ जाता है हमारे प्लाज्मिड डीएनए में, राइट? तो दैट काइंड ऑफ डीएनए इज recombinant DNA, and this is the topic in which we can add our recombinant DNA within the host cell। Understood? और इवन अगर कोई प्रोसेस में हम लोग को क्लोनिंग वेक्टर यूज करने की जरूरत नहीं है, अगर डायरेक्टली हम लोग न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर दें जैसे माइक्रो इंजेक्शन में, अंडरस्टूड? तो माइक्रो इंजेक्शन जब हम लोग यूज कर रहे हैं, व्हेन वी आर यूजिंग दिस मेथड, समटाइम्स वी डोंट हैव टू यूज क्लोनिंग वेक्टर्स। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डायरेक्टली ऐड आवर डिजायर्ड डीएनए विद इन द होस्ट, I mean nucleus of host cell, understood, and integrate our recombinant DNA into host DNA, understood? So this is about competent host. Okay. Now next is isolation of the genetic material, that is DNA, understood? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने आपको एकदम शुरुआत में समझाया आपको, लेकिन डीएनए को बाकी सारे केमिकल से कैसा आइसोलेट कर सकते हो? आइसोलेट का मतलब, आइसोलेट का लिटरल मीनिंग होता है अकेला। दैट मींस अगर हम लोग टेक्निकली साइंटिफिकली देखें तो प्योरीफाइंग अ केमिकल मींस आइसोलेशन ऑफ दैट केमिकल, इजंट इट? तो तब जाके हमें वो सॉल्यूशन में वो अकेला मिलेगा, बाकी और कोई नहीं होगी। नो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऑल विल बी देयर। तो चलो आइसोलेशन ऑफ डीएनए मटेरियल कैसे, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए, हाउ वी कैन डू दैट प्रोसेस? तो डीएनए होता किसमें है? सेल में होता है। अब सेल में क्या होता है? सेल में साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके ऊपर सेल वॉल होता है। अगर बैक्टीरिया है, फंगस है या प्लांट है, तो एनिमल है तो सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन ही होगा, बस उससे बाहर कुछ नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी सेल में से हम लोग को डीएनए आइसोलेट करना है, सबसे पहले उसका सेल वॉल ब्रेक करना पड़ेगा। How we can break the cell wall? Using enzymes like cellulase, if plant cell is there, chitinase, if fungus cell is there, then lysozyme, if bacterial cell is there. Understood? Animal cell है तो cell wall तो है ही नहीं, ठीक है? तो using these enzymes we can digest cell wall present over the cell of particular cells. फिर हम लोग डिटर्जेंट यूज करते हैं जिससे एज सेल मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड लेयर, इजंट इट? तो फॉस्फोलिपिड लेयर है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, तो लिपिड मॉलिक्यूल्स है उसको इमल्सिफाई करके रिमूव कर सकते हैं। एंड टू इमल्सिफाई इट वी कैन यूज डिटर्जेंट, एसडीएस डिटर्जेंट यूज होता है, सोडियम क्लोराइड सल्फेट। अंडरस्टूड? This chemical is used to remove cell membrane। तो जो भी कोई भी सेल होगा, एनिमल सेल होगा, प्लांट सेल होगा, बैक्टीरियल सेल होगा, कोई भी सेल होगा, cell membrane can be removed out using detergent chemicals, understood, which can emulsify the chemicals present in cell membrane। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चलो साइटोप्लाज्म ओपन हो गया, now everything is open। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिटर्जेंट केमिकल से ब्रेक हो जाएगा because it is also made up of same kind of chemical phospholipid bilayer। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी ब्रेक हो जाएगा। नाउ एवरीथिंग गेट एक्सपोज्ड ऑफ,
सेल में जितने भी मेम्ब्रेन हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के, क्लोरोप्लास्ट के जितने भी मेम्ब्रेन्स होंगे वो सारे इमल्सिफाइड हो चुके हैं। नाउ वी हैव अ सॉल्यूशन इन व्हिच एवरीथिंग इज ओपन, every cell is broken, every cell organelle is broken now. Understood? Now we have to separate out our genetic material from the remaining thing. And how we can do that? By using different kind of enzymes. Understood? अब क्या क्या होता है सेल के अंदर? तो कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड मॉलिक्यूल तो इमल्सिफाई हो गया, तो उसको सेपरेट फ्रैक्शन में करके, सेंट्रीफ्यूज करके हम लोग वाटर वाला जो सॉल्यूशन है उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, इन विच आवर डीएनए मॉलिक्यूल विल बी प्रेजेंट। अंडरस्टूड? फिर उसमें रहेगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड डीएनए, न्यूक्लिक एसिड्स। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड्स में भी दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। अंडरस्टूड? तो कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले रिमूव करेंगे बाय प्रोवाइडिंग इट एंजाइम्स व्हिच कैन डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। तो मोनोसैकेराइड्स हो जाएंगे, तो मोनोसैकेराइड्स कैन बी इजीली रिमूव्ड आउट यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। फिर प्रोटीन है, तो उसके लिए प्रोटीएसेस एंजाइम यूज करेंगे व्हिच विल ब्रेक डाइजेस्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल इनटू अमीनो एसिड्स अगेन सेंट्रीफ्यूगेशन, एंड वी कैन सेपरेट आउट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। आरएनए के लिए आरएनएज एंजाइम यूज करेंगे, तो वो भी आरएनए मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट कर देगा एंड कैन बी रिमूव्ड आउट। अंडरस्टूड? तो सबको डाइजेस्ट करते करते वो सारे केमिकल्स को रिमूव आउट करना है। अंडरस्टूड? और फिर बचेगा डीएनए मॉलिक्यूल। तो डीएनए मॉलिक्यूल को प्रेसिपिटेट करना है यूजिंग चिल्ड इथेनॉल। फिर हम लोग चिल्ड इथेनॉल यूज करके डीएनए को प्रेसिपिटेट करते हैं। प्रेसिपिटेट मतलब जो ट्यूब होगा जिसमें ये डीएनए वाला सॉल्यूशन होगा, उसमें डीएनए पूरा नीचे पैलेट बनके स्टिक हो जाएगा, नीचे के सरफेस पे स्टिक हो जाएगा। Understood? Because we are also doing the process of centrifugation. So DNA being heavier molecule, it will stick down in the bottom layer or bottom surface of the tube. Understood? So that is how we can isolate the DNA molecule.